मैं एक वो चीज शेयर करना चाहता था आपके साथ में कि जब हमारा रक्त बनता है तो उसकी प्रक्रिया में बाकी चीजें कैसे कैसे होती हैं। जी। वो बार बार मैं देख रहा हूँ वो, बस मिल नहीं रहा वाला पार्ट। चलिए एक पार्ट करते हैं जो इंटरेस्टिंग है। कुछ पेज नंबर? पेज नंबर 216। अच्छा, बिफोर डूइंग दैट पहले हम्म। उस स्लाइड को खोल लो। एक तो हमारा जो रोग का स्पेक्ट्रम होता है, हम्म। जो हमारा रोग का स्पेक्ट्रम रहता है वो रहता है वात, कफ और पित्त। अब वात रोग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो गूगल यार गूगल करेंगे और लिस्ट ऑफ वात रोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम्म। तो इसमें क्या है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है: वात, कफ, पित्त। इसकी डुअल मैट्रिक्स कर दें तो वात, कफ, पित्त। ये वात रोग हो गए, जो केवल वात रोग हैं। फिर दूसरे हो गए वात कफ रोग। तीसरे हो गए वात पित्त रोग। कफ वात रोग, कफ के रोग और कफ पित्त के रोग। पित्त वात रोग, पित्त कफ रोग और पित्त के रोग। ठीक है, तो सिर्फ कुपित वात या कुपित कफ या कुपित पित्त, ये तीन स्पेक्ट्रम हो गए डिजीज के। जी। फिर वात जो है वो वात और कफ, दो चीजें कुपित हुई। पहले वात को कुपित हुआ, फिर कफ कुपित हुआ। तो मैं अगर नंबर हम्म। करूंगा तो एक, दो, तीन। ये तीनों की फर्स्ट फर्स्ट लेयर हो गई। ये तीनों की फर्स्ट लेयर हो गई। फिर सेकंड लेयर में वात और कफ हो गया। और फिर थर्ड में वात पित्त हो गया। एक एग्जांपल मतलब दीजिए, मतलब एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो फिर कुपित, कफ कुपित हुआ और वात भी कुपित हुआ। तो कफ के कुपित होने के बाद वात जो है वो कुपित हो गया, कफ के रोग। फिर कफ कुपित हुआ और पित्त कुपित हुआ। फिर पित्त वात, फिर पित्त कफ, ये पित्त। तो ये हमारे पास टोटल कितने डिजीज स्पेक्ट्रम हो गए अब? 9 डोमेन हो गई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक जी। है। 10th डोमेन होती है जिसमें कि वात, पित्त और कफ तीनों कुपित हो जाते हैं। ये स्टेज सबसे क्रिटिकल होती है। और आयुर्वेद में इसको ट्रीट कर पाना जो है वो आसान नहीं है। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट चिकित्सा होती है।
तो इसके लिए एक आप टर्म लिख लीजिए, अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण का मतलब क्या होता है? कौन सी सिचुएशन में पेशेंट नहीं बचेगा। और आयुर्वेद में क्योंकि दैवोपाश्रय चिकित्सा नहीं करी जाती, तो केवल औषधि देने की प्रक्रिया से ये कनेक्टेड है। दैवोपाश्रय चिकित्सा की जो स्ट्रेंथ है, हम्म। वो अरिष्ट लक्षण को चेंज करती है। ठीक है। मतलब हर एक पैथी में हम्म। एक बीमारी ऐसी होती है जिसके सिम्टम्स को देखकर वो ट्रीट नहीं की जा सकती। उसको लाइलाज कहा जाता है कि ये इस सिचुएशन में पेशेंट नहीं बचेगा। ये चीज दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पे अप्लाई नहीं होती। क्योंकि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा का एग्जाम्पल मैंने दिया था, जब रामचंद्र जी जो हैं वो अपनी सेना को मरा हुआ प्राप्त देखते हैं, हम्म। वो कहते हैं ये सारे जिंदा हो जाएं। तो उन्होंने संजीवनी विद्या डाली, अमृत हम्म। संचारित करा, जिनके शरीर ही नष्ट हो गए वो भी खड़े हो गए। अब चैलेंज ये है कि हमें वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पता नहीं है। जी। तो हम आयुर्वेद की हेल्प लेकर पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट। बट क्योंकि मैं हम्म। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करता हूं, इस कारण से मैं ये वाली बात बोल सकता हूं कि ये जो है ट्रीटेबल है। और हमें अपनी डेक्सटेरिटी इंप्रूव करते जाना है। आयुर्वेद पूरा का पूरा दो चीजों के ऊपर बेस कर दिया गया। एक नाड़ी देखने के ऊपर, जो भी आयुर्वेद का वैद्य होता है वो नाड़ी देखता है और नाड़ी देखकर बता देता है कि इसने ये चीजें, इसकी प्रॉब्लम है, ये इसका रोग का कारण है, इस रोग में ऐसे चिकित्सा होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला डोमेन हो गया। और वो औषधि देता है हर एक जगह। औषधि मतलब यहां पर जो है वो दवाइयों से है, आयुर्वेदिक दवाइयां देने से। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप पेशेंट की नाड़ी ना पकड़ सकते हो, हम्म। आप औषधि जो है उसको नहीं दे सकते, पेशेंट कोमा में है, आप बोलो कि जी। जी मैं इसको कोई दवाई देना चाहता हूं, तो हॉस्पिटल में है तो एलोपैथिक हॉस्पिटल वाला डॉक्टर जो है वो अलाउ ही नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन होगी ना कि जो कोमा का पेशेंट हो जी। गया या हम्म। क्रोनिक कैंसर का पेशेंट हो गया, वहां पर जी। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा मैजिक की तरीके से काम करती है। वात रोग में वायु कुपित होने से, अब वायु का हम्म। सबसे पहला कनेक्शन किससे है? स्किन से। तो वायु स्किन से कनेक्ट हुई, तो क्या हो गया? मेरे पास स्किन की हार्डनिंग शुरू हो गई, ड्राइनेस। हम्म। जी। जब स्किन की ड्राइनेस हुई, ये फर्स्ट वो होता है सिम्टम वात रोग का। जब हम्म। स्किन में ड्राइनेस हुई तो सबसे पहले क्या हुआ? उसकी औषधि क्या हो गई? तेल मालिश। यू अप्लाई क्रीम, ऑयल, एनीथिंग विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्किन, जो ड्राइनेस हम्म। को काउंटर कर दे।
एक सेकेंड। ये मैंने आपको शेयर कर दिया, लिस्ट ऑफ वाद दोष। जी। ये हो गए, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया लिस्ट ऑफ कफ दोष। ये मैंने आपको शेयर कर दिए, लिस्ट ऑफ वात कफ दोष। उसमें आ गया लिस्ट ऑफ वात पित्त दोष। ये हो गए लिस्ट ऑफ कफ वात इम्बैलेंस। ये हो गया कफ पित्त इम्बैलेंस।
ये हो गया पित्तवात। ये सेकंड लास्ट है लिस्ट ऑफ पित्त कफ। ये हो गया लिस्ट ऑफ त्रिदोष, जहाँ वात पित्त कफ जो है तीनों के तीनों उसमें कुपित हो गए। ये मैंने डिजीजेस के नाम भी आपको शेयर कर दिए, इन ऑल दी 9 कैटेगरीज। ठीक है जी। तो अब क्या है, जी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हर एक डोमेन का, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। स्काई स्काई स्काई, एयर में जाएंगे तो स्काई और एयर दोनों इन्वॉल्व होगा। फायर में जाएंगे तो स्काई एयर फायर तीनों इन्वॉल्व होगा। वाटर में जाएंगे तो स्काई एयर फायर वाटर, ये चारों होंगे। अर्थ वाले डोमेन जाएंगे तो स्काई एयर फायर वाटर अर्थ। तो जो भी हमारा डिजीज स्पेक्ट्रम जो है, उसको जब हम देखेंगे तो हमारे को हर बीमारी के एलिमेंटली कनेक्शन पता होना चाहिए। तो जैसे स्किन की बात करी तो वो एयर एलिमेंट है, तो एयर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जब भी कभी हम्म। किसी को होगा, जी। तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसका वात रोग ट्रिगर हो गया। वात रोग ट्रिगर होते ही एयर एलिमेंट स्किन से कनेक्टेड है, ग्रॉस मोटर हम्म। स्किल्स फाइन मोटर स्किल से कनेक्टेड है। हम्म। अब ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल मतलब मुझे अपने हाथ को आगे पीछे लेकर जाना है। कुपित वायु हम्म। हो गई, लोगों को प्रॉब्लम कौन सी हो गई, पार्किंसंस, हाथ हमेशा हिलता जा रहा है। कोई भी काम करना है तो ग्रॉस मोटर स्किल्स इंपैक्ट हो गई, फाइन मोटर स्किल्स इंपैक्ट हो गई।
तो ऐसा व्यक्ति ना स्केचिंग कर सकता, ना पेंटिंग कर सकता, सिग्नेचर करने में भी जान निकल जाएगी। पार्किंसंस के ये सिम्टम हो गए। तो एयर एलिमेंट, हम्म। मतलब कितना आसान है ध्यान रखना आपको। जैसे ही आप एयर एलिमेंट का ध्यान रखोगे तो आपको दिमाग में क्या आएगा, एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद स्किन। एनी जी। डिजीज विच हैपन ऑन द ऑनसेट ऑफ स्किन, हम्म। वो क्या हो गई, उसके लिए आपको वात रोग को करेक्ट करना है। जी। वात रोग की उत्पत्ति इस जगह कौन सी हो गई, गला हो गया। हम्म। ठीक, तो आपने क्या करा, वो वात का बीज मंत्र उठाया, महालक्ष्मी को हम्म। ध्यान करा, और उस व्यक्ति का हम्म। गला, हेड और नीचे का हिस्सा, नीचे के हिस्से में भी खास तौर पे हाथ, नीचे के हिस्से हम्म। में खास तौर पे स्किन। जैसे हम्म। एक वो बीमारी होती है जो स्किन डिसऑर्डर होता है, बड़ा फेमस होता है ना, क्या नाम है उसका, एक तो ल्यूकोडर्मा होता है स्किन डिसऑर्डर, दूसरा जो होता है वो होता है सिरोसिस। तो सिरोसिस में क्या होता है, स्किन फटनी शुरू हो जाती है। हम्म। आपने क्या करना है, वात वाला बीज उठाया, क्लीन करना शुरू कर दिया उसके पॉइंट्स को। जैसे ही वो क्लीन होना शुरू हुआ, तब आपको हम्म। देखेंगे कि उसके सिम्टम्स में कितनी कमी आई। तो आरती ने जब पहली बार हीलिंग शुरू करी थी तो वो पार्किंसन के पेशेंट को ही शुरू करी थी। मेरा एक फ्रेंड था, उसको जी। पार्किंसन थी। तो पार्किंसन में जितना ज्यादा आप कॉन्शियस होते जाओगे बीमारी के लिए, हम्म। उतना ही ज्यादा वो हम्म। बीमारी बढ़ती जाती है। पार्किंसन में अच्छा। व्यक्ति डर, हम्म। ऐसा होता है जैसे डर के मारे कांप रहा हो। तो जब हम्म। मैं उसका थॉट प्रोसेस को स्टडी करूंगा तो मुझे बिहेवियर पैटर्न पता चलेगा कि उसने कोई ऐसा काम करा है जिसकी जी। वजह से उसको हम्म। फियर ऑफ डिसरिस्पेक्ट का वो है, डर। जैसे आप हम्म। छोटे थे तो आप गए और बराबर वाले के घर से आम चुरा लिए आपने, उसके बाग से या उसके घर में लग रहे हैं, तो आपने फ्रूट्स हम्म। चुरा लिए और खा लिए। पर वहीं अगर आपको माली ने पकड़ लिया एक बार, या घर के मालिक ने पकड़ लिया कि अभी देख तेरे मम्मी पापा को शिकायत करते हो अभी, और डंडे से पिटाई कर दी, या जो भी कुछ है, मतलब एक जो हम्म। फियर ट्रिगर हुआ, और वो जितना जी। डीप फियर था वो आपके इमोशनल सिस्टम हम्म। के अंदर चला गया। सुख और जी। दुख, जो मेरा सहस्त्रार चक्र बंद जो है हम्म। उसमें सुख और दुख में उसकी हम्म। इंफॉर्मेशन चली गई। अब जब वो हम्म। इंफॉर्मेशन चली गई, तो जब जब साइकोलॉजिकली वो प्रोसेस रिपीट होगा, क्योंकि ब्रेन की हम्म। एक एस्पेक्ट क्या है, ब्रेन की एक डोमेन है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स। मतलब आपको एक फिक्स टाइम पर भूख लगेगी, एक फिक्स टाइम पर प्यास लगेगी, एक हम्म। फिक्स टाइम पर आपका एक पैटर्न बनेगा। जी। जिस टाइम पर वो पैटर्न बनेगा, उस टाइम पर उसके रिमाइंडर की जरूरत नहीं है आपको, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। ब्रेन अपने आप ही हम्म। स्टिमुलाई जनरेट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हम्म। दैट स्टिमुलाई आप वो चीज को करोगे। जी। अब ये गुड भी है और बैड भी है, क्योंकि जो फियर का पैटर्न जो है, वो जब अंदर चला हम्म। गया तो जब जब वो सिचुएशन रिपीट होगी, तब तब जी। उसको जो है सेम प्रोसेस ऑफ सिम्टम्स जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे। हम्म। जी। मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हम्म। जब जी। कोई चीज हो रही है, आपको ये देखना है कि इसका रिपीटिशन ऑनसेट किस तरह से होता है। जैसे मैंने आज वो डिटेल शेयर करी, फियर, कितने तरीके का फियर हम्म। होता है, ग्रुप में जी। शेयर करा था ना, क्योंकि कल आपने वो हम्म। दुर्गा वाला मुझे भेजा था, तो मुझे याद हम्म। आया कि ये तो बहुत अच्छा वो है, फियर से ही स्टार्ट करते हैं। तो फियर वाली जो हम्म। डोमेन थी वो कैसे रिजॉल्व होगी, उसके हिसाब से वो पार्ट बन गया। जी। तो ब्रेन को जब जब किसी भी चीज से फियर आएगा, अब हम्म। जैसे घर में बच्चे होते हैं, भले ही वो फौज में चले जाएं, देश के दुश्मनों के हिसाब से जो है गोली मार के बम मार के पूरा देश नष्ट कर दें, लेकिन वो छिपकली से डरते हैं। हम्म। बहुत सारी बहादुर महिलाएं भी जो हैं वो छिपकली से डरती हैं या कॉकरोच से डरते हैं। तो
ये फियर जो है ये कब आया? जब आप उस फियर के सोर्स कोड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर में जब आप छोटे थे आपके पेरेंट्स ने आपको, जैसे वो हम्म कहते थे ना बचपन में, उधर मत जाओ हाउ काट लेगा, हाउ आ जाएगा। हम्म हम्म उसी तरह से वो जो बचपन के जो बिठाए हुए डर होते हैं वो बड़े होने पर जाते नहीं है। वही हाउ जो बच्चे को डरा रहा था, वही हाउ वाला बच्चा जो है वो अपने बच्चों को डरा रहा होता है। एंड दैट्स हाउ द पैटर्न गोज। हम्म, तो जी। मुझे अगर बच्चों को फियरलेस बनाना है हम्म तो मेरे पास ये पावर है कि मैं उन सभी बच्चों को, जो दुर्गा के 32 नाम हैं ऐसे मैंने हम्म 108 नाम ढूंढे, उन हम्म 108 नाम की एनर्जी उठाकर उनके ब्रेन में डालूंगा। और आपको सिर्फ इतना करना है कि गूगल करके वो हम्म ब्रेन के उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जो फियर से कनेक्ट है। फियर हम्म होने पर व्यक्ति को हार्ट में पैल्पिटेशन होती है। आप देख लीजिए, जो लिख रहे हैं वो लिख दीजिए। तो जब आप वो पूरे प्रोसेस में गूगल में वो डालेंगे तो अब जी इसी चीज में सेकंड पार्ट हो गया, वायु किससे कनेक्टेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग से। हम्म तो जब वायु कुपित होगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इम्बैलेंस आ जाएगा। इम्बैलेंस क्यों आएगा? क्योंकि नोज फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज नहीं हो रहा। यू विल स्टार्ट ब्रीदिंग स्लो। मतलब पहली चीज, जो भी आपकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ ब्रीदिंग। दूसरी चीज, आप नाभि से गले के धीरे धीरे ऊपर आते जाएंगे। यू विल नेवर ब्रीद टिल नेवल। नेवल, फिर उससे ऊपर, हम्म फिर हार्ट रीजन, फिर हम्म, लंग्स का रीजन, फिर जी। गले का, ऐसे करके जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न में कन्वर्ट हम्म होता है। तो वो प्योर वात रोग होता है उस टाइम पर। अब वात रोग जो है वो चीजों के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो भी चीज, क्योंकि सांस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक साइकिल के तौर पे मूव कर रही है ना, तो वो जो जी साइक्लिकल मोशन जो है, वो साइक्लिकल मोशन में वात के साथ कफ की एंट्री हो गई। नाक पर गया, ऊपर से कफ नीचे आ गया। अब नीचे आके हम्म अगर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जी बाहर ना निकल के लंग्स में से होता हुआ निकलता है तो वो वहां पर फंस जाएगा। क्योंकि लंग्स का डिजाइन जो है वो हम्म बड़ा डिफरेंट होता है और आप लंग्स को क्लीन नहीं कर सकते। एज सच देर इज नो मेडिसिन इन एलोपैथी विच कैन क्लीन द लंग्स। हम्म, कि जी आपने वो वाली मेडिसिन खाई और सारे लंग्स आपके क्लीन हो गए, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। उसके लिए वहां पर जो डिस्क्रिप्शन है वो है, एक मेडिसिन होती है चित्रक हरित की, आयुर्वेद में। तो चित्रक हरित की जो है वो, हम्म एक सेकेंड, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने उसको देखा और आइडेंटिफाई करा कि ये चित्रक हरित की जो मेडिसिन है ये दो तरह से आती है। एक पाउडर फॉर्म में आती है, एक च्यवनप्राश के जैसा लिक्विड होता है एक। जो हम्म, च्यवनप्राश के जैसा लिक्विड है उसे 1 कप बॉइलिंग हॉट वाटर लीजिए और उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए और वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, उसका कलर जैसे चाय रखी हो ब्लैक टी के तौर पे। उसको आपने सिप कर करके जी पीना है। हम्म आप उसको पीते जाएंगे, सुबह दोपहर शाम 3 कप पीने की हैबिट डाल दीजिए। हम्म ये मेडिसिन 1 साल में काम करेगी, नॉट लेस देन दैट। बट ये 1 साल के अंदर क्रोनिक से क्रोनिक सिचुएशन में भी जमा हुआ जो कफ होता है उसको वो निकाल के शरीर से बाहर करती है। दैट इज वन रेमेडी। सेकेंड रेमेडी, कच्ची हल्दी, अदरक के जैसी हम्म, हल्दी होती है। जी जो कच्ची हल्दी होती है
उस कच्ची हल्दी को जो है आप जूसर मिक्सर में ग्राइंडर में डाल के, आपने जो है हम्म। वो 100 ग्राम हल्दी डाली, और उसमें जो है 100-200 ग्राम पानी डाला, और हम्म। उसको मिक्सर में डाल दिया, जूसर मिक्सर में, और फिर वो ग्राइंड होके फिर जी। वो एक जूस सा इकट्ठा हो गया। वो हम्म। जूस जो है वो आप एक बॉटल में रख लीजिए, और उसको जब यूज करना है उसे अच्छी तरह से हिलाया। 50 ml हम्म। जो है वो आपने एक डोसेज ली। आपको हम्म। स्वाद उसका पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो हम्म। शहद डाल के और उसको पी लीजिए। तो वो 50 ml मॉर्निंग इवनिंग जो है वो आपको पीना है। तो आपका हम्म। कैसा भी क्रोनिक कफ का इकट्ठा जो पार्ट होगा कहीं भी, वो क्लीन होना हम्म। शुरू हो जाएगा। अब मैं डिजीजेस के नाम भी ले लेता हूँ ताकि जो है वो थोड़ा सा आसानी हो जाए। And this is for how many days or till the time you feel comfortable? कच्ची हल्दी जो है वो मतलब एक सीजन पीना चाहिए। उस कच्ची हल्दी का सीजन जो है वो होता है दिवाली के आसपास शुरू होता है और होली पर खत्म हम्म। होता है। तो दिवाली टू होली एक साइकिल मान लीजिए। जी। होम्योपैथी में भी कच्ची हल्दी का एक ऑप्शन आता है, उसका नाम गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मतलब हल्दी के उससे वो बनती है, उसके हम्म। कॉन्सेंट्रेट को जी। 30 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम पीने से जो है सेम इफेक्ट होता है। हम्म। बट कम से कम 4 महीने प्रोसेस जो है वो कच्ची हल्दी के तौर पे भी आता है। अब वात इम्बैलेंस में आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पार्किंसंस, मल्टीपल स्लेरोसिस, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब वो जिन्हें न्यूरोपैथिक पेन्स होते हैं, ऐसा लगता है एकदम से जैसे किसी ने सुई घुसा दी हो आपके हाथों में पैरों में अलग अलग जगह, बिल्कुल ऐसे कोई जैसे प्रिक कर रहा हो। जी। मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, अर्थराइटिस, बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, mental health condition like anxiety, depression, insomnia, digestive issues like constipation, gas and bloating। तो क्योंकि वात या वायु का रोल प्ले जो है वो ये होता है कि इट एक्ट्स एज अ सर्कुलर मोशन। जब वात रोग होगा तो हम्म। वो सर्कुलर मोशन ना होकर मोशन ब्रेक होगा। अब मैंने भोजन करा, और मेरा भोजन जो है उसका साइक्लिकल प्रोसेस कहता है कि भोजन अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, जो कचरा है वो शरीर से बाहर निकल हम्म। गया, इवैक्यूएशन हो गया। बट जी। इवैक्यूएशन ना होने को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, विच इज अगेन अ वात रोग। हम्म। ठीक है। जी। जब उसी वात के साथ कफ और पित्त भी मिक्स हो जाता है तो वो बीमारी बन जाती है आम वात, विच इज ए वात पित्त कफ डिसऑर्डर। आम वात में शरीर के हर हिस्से से कफ निकलना शुरू हो जाता है। जो लोग एक्सट्रीम एसी में रहते हैं, एसी भी 16 डिग्री हम्म। पे चलाकर रखते हैं, उन सबको इन लॉन्गर ड्यूरेशन आमवात की प्रॉब्लम होती है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और आमवात होने के बाद जो है व्यक्ति 6-8 महीने 1 साल में मर भी जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बच जाता हो। इट इज ए हाईएस्ट ऑर्डर क्रिटिकल डिजीज जिसका आयुर्वेद में भी कोई इलाज नहीं लिखा हुआ। बट दैव पार्श्व चिकित्सा में आप जी। जो है वात कफ और पित्त के बीज मंत्र को यूज करके उसको क्लीन कर सकते हैं। तो जब हम्म। आपने एक पार्ट को क्लीन करा, फिर दूसरे पार्ट को क्लीन करा, तीसरे पार्ट को क्लीन करा, तो वो जो दोष वाला भाग है वो एकदम से घटता चला जाता है। जी। ठीक है। तो ये हमारे वात रोग रिलेटेड पार्ट हो गए। अब ये हम्म। वात जो है जाकर पित्त से मिल गया। अभी हमने कफ की बात करी कि वात कफ से मिल गया। दूसरा पार्ट हो जी। गया जब वात पित्त से मिल गया। जब हम्म। वात पित्त से मिला तो वात का काम है साइक्लिकल मोशन और हम्म। उससे रिलेटेड साइकिल का ऑब्स्ट्रक्शन। उसका जी। काम साइक्लिक मोशन है। लेकिन जब वो हम्म। रोग वात रोग बन जाएगा तो उस सिचुएशन में उसका काम हो जाएगा साइकिल को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ड्राइनेस जी। देना, हम्म। मोशन को रोकना। अब जब ये गॉल ब्लैडर में जाता है पित्त के साथ में, हम्म। हम्म। तो उस टाइम पर पित्त में ड्राइनेस हो जाती है। पित्त में ड्राइनेस होने से
पित्त के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। पित्त के क्रिस्टल फॉर्म होने को ही हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। गॉल ब्लैडर में जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर जो है वो, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। मैं अच्छा, यू हैव टू, कोई आया है घर पे, जरा मुझे 5 मिनट का एक ब्रेक जी है। मैं अभी जी जी।
सॉरी, वो वहां पर जो है भैया आजकल यहाँ पे वो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई ना, तो वो उसके हिसाब से जा रहे, तो जाने से पहले वो तो हमारे घर से होके जाते हैं। तो जी जी, तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो मैं बोल रहा था वात पित्त में, तो जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें पित्त चला जाता है, ये जी। उसका रेगुलर प्रोसेस है। और हम्म उसमें जाने की जगह और आने की जगह जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो उसमें वायु के साथ में वो जाता है, और वायु हम्म कुपित होती है। तो वायु कुपित होने से जो पित्त जो है वो हार्डनिंग हो जाती है उसकी, हम्म और हम्म स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं। गॉल स्टोन भी जो है उसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी के प्रोसेस में, वो सिर्फ गॉल ब्लैडर जी। को रिमूव करते हैं। एक दवाई है बायोकेमिक में टिश्यू सॉल्ट, उसमें 6 टिश्यू सॉल्ट का एक कॉम्बिनेशन है। उसको 6 महीने हम्म से 1 साल तक लेने से जो है वो गॉल स्टोन हम्म में जो स्टोन्स होते हैं वो चले जाते हैं। दूसरी इसकी मेडिसिन है आयुर्वेद के अंदर, उसको कहते हैं पथेर चट्टा। पथेर चट्टा, उसकी लीव्स होती हैं प्लांट की, और वो थिक लीव्स होती है। वो थिक हम्म लीव्स को जो है वो आप उसको क्रश करके और उसका रस निकाल के उसको पीते हैं, तो वो जो है वो इसको क्लीन करता है, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर में से स्टोन को। गर्शन तो बट क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है और उसका जो मार्ग जो है बड़ा टिपिकल होता है, तो हम्म वो चीज हो नहीं पाती, और सर्जरी होती है। तो हम्म 6 महीने की पेशेंस नहीं होती किसी में भी, अरे दर्द हो रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो। और डॉक्टर्स भी डर बैठा देते हैं कि अगर आपने जो है किडनी उसने गॉल ब्लैडर स्टोन में जरा सा भी वो करा तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये हम्म प्रोसेस को जब मैंने देखा तो, अब दैव विपाशर्य चिकित्सा में ये कॉन्स्टेंट ही नहीं है। आपको जो है पित्त को क्लीन करना है, वात को क्लीन करना है, कफ को क्लीन करना है, वो हार्डनिंग वहां पर होगी ही नहीं। बट ये जी। कितना टाइम लेगा, कितना हम्म बिलीफ पैटर्न है। जैसे मैं एग्जांपल जी। देता हूँ, इंडिया में एक टाइम था नॉर्मल डिलीवरीज होती थी सारी की सारी। फिर हम्म डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक और उस सब के नाम पर कॉम्प्लिकेशन जनरेट करे, और सबकी सिजेरियन बच्चे होने शुरू हो गए। जी। अब जिन महिलाओं को नॉर्मल प्रेगनेंसी वाला पार्ट था और वो पेन नहीं बियर कर पाते थे, उन्होंने भी कहा जी हम्म सर्जरी कर दो, हमने कौन सा 100 बच्चे पैदा करने जो हम बार बार इसको करते रहे। अब मुस्लिम्स को ज्यादा हम्म बच्चे पैदा करने होते हैं तो वो उसी तरह से उसको नॉर्मली कराने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं में ये चीज है कि भाई एक या दो ही बच्चे करने हैं तो सर्जरी से हो जाए, कौन सा फर्क पड़ता है, इतना पेन तो नहीं बियर करना पड़ेगा। तो महिलाओं ने भी जो है उस प्रोसेस को, जो उनके हम्म शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, "अरे नहीं, अपने बस की इतना पेन झेलना नहीं है, सिजेरियन कराओ छुट्टी करो।" तो ये जो एस्पेक्ट्स थे, इसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस में जो है वो हिंड्रेंस आने लगे, और लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाना शुरू हो गए। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। जी। डॉक्टर तो हमेशा ही बोलेगा जी वो अल्ट्रासाउंड कराया, 10 अल्ट्रासाउंड कराएगा और उसके बाद कॉर्ड अराउंड द नेक बोल देगा, और उस कॉम्प्लिकेशन की हम्म बात बना के कि बोले जी बच्चा बाहर निकलेगा, तुरंत वो कॉर्ड जो है गले में फांसी की तरह जाएगी और बच्चा नहीं बचेगा, तो आप तो ऑपरेशन ही करा लो। वो उसका पार्ट उसके तौर पे ठीक है। हम हम्म जो नेचुरल प्रोसेस वो करेंगे वो लॉन्गिटिविटी पे काम करता है। जो महिलाएं 1 2 3 बच्चे पैदा करती हैं और वो सर्जरी वाला प्रोसेस यूज करती हैं, उनकी लॉन्गिटिविटी अपने आप ही क्वेश्चनेबल हो जाती है। हमारा शरीर जो है वो खुलने के लिए नहीं बना, पेटी पैक जब तक रहेगा तब तक आप चाहे से 100 साल हम्म तक चला लो।
इसका पेटी पैक जी। जैसे ही आप कहीं से भी ब्रेक करोगे, इमिजिएटली वो हम्म। प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सेम वे गॉल स्टोन में सर्जरी करने से ऐसा तो नहीं हम्म। है ना कि पित्त बनना बंद हो जाएगा। पित्त कहाँ इकट्ठा होगा, हम्म। वो जगह गॉल हम्म। ब्लैडर थी और वो जगह आपने काट के हटा दी। लाइफ लॉन्ग हम्म। ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। तो इट बिकम्स ऑन एन इट सेल्फ अ स्लो प्रोसेस ऑफ डेथ। आप खुलकर कभी खा नहीं सकते। जिसका भी एक दफे गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, वो बहुत हम्म। ज्यादा तली पकी हुई चीजें जितनी भी होती हैं वो खा ही नहीं सकता। जी। अब जब बढ़िया डाइट नहीं लेगा तो शरीर में बढ़िया खून भी नहीं बनेगा। हम्म। तो शरीर जो है धीरे 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 करके जो है एक स्लो प्रोसेस डेथ की तरफ वो चला जाता है। तो जब जी। आप पित्त को कुपित होने वाली प्रक्रिया दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के तौर पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी एक बहुत खूबसूरत रेमेडी है। अब आ जाते हैं सेम प्रोसेस में किडनी हम्म। स्टोन में। किडनी जी। स्टोन में भी सेम अप्रोच चलती है। और हम्म। वहां पर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होती है, लेकिन वहां की क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन डिफरेंट रीजन से होती है। हम जो भी चीजें खाते हैं, जैसे बैंगन खाते हैं, बैंगन में बीज होते हैं। हम्म। जी। पालक के पत्ते हैं, और टमाटर में बीज होता है। ये बीज जो है, जो किडनी की एक नॉर्मल प्रोसेस क्या है, वो फिल्टर करता है। छल्ली है। अब छल्ली में हम्म। एक बीज जो है वो चिपका रह गया। हम्म। एक बीज चिपका रह गया तो बाकी सारे जगह वो, अब आप इमेजिन करिए कि फिल्टर में एक चीज ब्लॉक के तौर पर आ गई, तो सारी जी। ब्लॉकेजेस उसके अराउंड जमती रहती है। बट क्योंकि हम्म। किडनी में एंट्री करने के लिए मल्टीपल वेन्स होती हैं और मल्टीपल हम्म। सिस्टम होता है, तो वो नॉर्मल कोई भी आप दवाई देते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये 6 सॉल्ट बायोकेमिक के हैं, वो उसको जब आप देंगे तो वो 15 दिन हम्म। में पथरी निकल जाती है। कितनी भी बड़ी हो, 15 से 20 दिन मैक्स। उसको आप 6 महीने खा लेते हैं, सॉरी, हम्म। 40 दिन तक रेगुलर ले लेते हैं, तो किडनी में जी। पथरी बनने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। तो जब मैंने ये छोटे छोटे हम्म। प्रोसेस देखे तो मुझे समझ में आया कि जी। प्योर एलोपैथी हॉस्पिटल होते ही क्यों है। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी तीनों की मर्ज्ड बॉडी होनी चाहिए। दैव विपाशरे भी फॉर दैट मैटर मर्ज्ड बॉडी होना चाहिए। अगर मर्ज्ड हम्म। बॉडी होगा तो जी। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होगा, और हम्म। मिनिमम ही बिल रहेगा, और मैक्सिमम हम्म। लाइफ रिटेन होगी। लो। जी। अब ये जो है ये बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि जिसको जल्दी पैसा कमाना है उसके लिए हम्म। वो सर्विस जो है वो बर्डन है। हम्म। तो ये रीजन में, ये जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि डिजीज, उसका ऑनसेट और उसके स्ट्रक्चर को, इसको आप जितना अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे उतना अच्छी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे। अब ये जितने भी तरीके, टोटल तरीके की बीमारियां हैं, इन टोटल तरीके की बीमारियों को अगर मैं बेस बनाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आपके पास ये हम्म। रेमेडी आ गई कि आप लोगों को अब ठीक कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज का स्टार्टिंग पॉइंट वात पित्त कफ में किससे हुआ था, और इस समय क्या स्थिति है, किस ऑर्डर में किसको क्लीन करना है, कितने टाइम में। दैट्स इट। एक सेकेंड।
ठीक है जी। तो ये हमारा जो जी। पार्ट है ये हमारी स्ट्रेंथ के तौर पर हो गया। हम्म। नेक्स्ट आते हैं अब कफ की डोमेन पर। कफ डिसऑर्डर जब वो वात के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अब कफ जो है कहां पर बनता है, ब्रेन या हेड रीजन में। हम्म। उसके बाद वो नाक के थ्रू या गले के थ्रू नीचे आता है, और फिर वो लंग्स में जाता है, हार्ट में जाता है, एंड डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के इन एंड अराउंड जमा होना शुरू हो जाता है। अब जैसे वो किडनी में गया, हम्म। जब वो किडनी में ब्लड के थ्रू गया तो वो वाला एस्पेक्ट जो है वो वायु के साथ में हार्डनिंग हो गई, और कफ के हम्म। तौर पे वो उसके आसपास जो है वो क्या कहते हैं, कीचड़ जैसा हो गया, जैसे पानी में काई जमती है। हम्म। और ऐसे करके जो है वो वहां पर ब्लॉकेज का रीजन हो गया। अब जब आपके पास में हार्ट पेशेंट आया, उसने कहा जी मेरी तो हम्म। आर्टरी ब्लॉक्ड है। कल मैंने वो उसका टर्म ढूंढा था, जो जी। मैंने आपको शेयर कर दिया था ना, इसको स्नेह। आर्टरी कहते हैं और हाँ। इसको वेन कहते हैं। बिल्कुल जी। धमनी जो टर्म जो था उसके हिसाब से। जी। हम्म। अब अगर मैं ध्यान से डिजीज को देखूं तो मुझे पता चलता है कि मेरा हार्ट है और उस हार्ट में जो है वो आर्टरीज है। अब ये आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, हार्ट उसको पंप कर रहा है और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भेज रहा है। अब यहां पर जो है क्या हुआ, वात रोग और कफ रोग की वजह से जो है वो आर्टरीज में हार्डनिंग शुरू हो गई, और जो उसकी स्किन थी आर्टरी की, उसमें क्लॉगिंग होनी शुरू हो गई धीरे धीरे। जैसे पानी लगातार पाइप में चले तो उसमें काई जम जाती है, और वो पड़ा रह जाए, ना यूज हो रहा हो ढंग से, तो उस हम्म। सिचुएशन में जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। जी। अब जब आप वात और कफ की हीलिंग करते हैं और ये कमांड हम्म। डालते हैं कि जो है ब्लॉकेज जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाए, तो वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। ब्लॉकेज खुल गई तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। हम्म। जी। तो अब यही चीज, यही आर्टरी जो है ये ब्रेन में भी जाती है। हम्म। इसको कहते हैं कैरोटिड वेन। कैरोटिड ही कहते हैं ना शायद, एक सेकंड। The term carotid typically refers to the carotid arteries, which are vital blood vessels in the neck that supply oxygenated blood to the brain. However, this isn't a specific reference to carotid veins in standard medical terminology. कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और इसके लिए जो एक और टर्म है वो है, एक तो हो गई कैरोटिड आर्टरीज, और दूसरा इसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, कनपट्टी वाला एरिया। तो मेरे हार्ट से निकलकर गले से होती हुई मेरे ब्रेन में वेन्स और आर्टरीज जा रही हैं। जब इनमें जी। ब्लॉकेज हो गया तो ब्रेन हम्म। को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम मिलने हम्म। लगी। जी। एज अ रिजल्ट या तो कार्डियक अरेस्ट होगा,
या नर्वस सिस्टम फेलियर होगा। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। रेमेडी क्या है? वात कफ पित्त की क्लीनिंग। अब हम्म। इस पूरे प्रोसेस में मेयो क्लिनिक के वहां पर हम्म। जो क्रेनियल नर्व्स में स्टेंट डलता है, उसके हम्म। एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट में 7 से 9 साल का टाइम है। तो अगर आज आपको बीमारी होती है तो आपको अपॉइंटमेंट 7 साल बाद का मिल सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके पास एक ऐसा खजाना आ गया कि जिसमें कि आप क्रोनिक से क्रोनिक सिचुएशन को ऑल्टर कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए और आपने गूगल के मालिक लैरी पेज को बोला कि सर आपको जो है वो ये पार्किंसंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था और आपने पार्किंसन रिलेटेड एक फंड बनाया है, मैं आपको पार्किंसन से डिजीज फ्री कर सकती हूँ, आप जितने पेशेंट्स बोले उनको डिजीज फ्री कर सकती हूँ। बट देन देर इज अ चार्ज विच इज अप्लाइड। आप ये कर सकते हो कि करने के बाद में पेमेंट दे दो कि भाई ठीक है ये वाली चीज। तो बिलीफ पैटर्न तो रिस्पेक्ट हो सकता है, हम्म। चार्जेस कभी भी एलोपैथिक प्रोसेस से कम नहीं होने चाहिए, उल्टे ज्यादा ही जी। होने चाहिए। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में इंडिया के अंदर एडमिट होता है, उसका मिनिमम 1.5 लाख रुपए का आईसीयू एक्सपेंस होता है। 10 दिन वो वहां पर हम्म। रहा तो 10 दिन के हम्म। हिसाब से उसका टोटल एक्सपेंस 15 लाख रुपए हो गया। हम्म। और उसमें उसका शरीर भी काट दिया जाता है। हार्ट है तो बाईपास करने के लिए उसका चेस्ट काटा जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, हाथ की वेन काटी जाती है या पैर की वेन काटी, तो हम्म। सब कुछ करा जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ये रामबाण है तो आप 15 लाख रुपए से कम क्यों पैसे चार्ज करें? और आप तो शरीर कटने भी नहीं दे रहे, कहीं जाना भी नहीं है, रोजमर्रा का काम भी सारा कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या जूम कॉल पे कनेक्ट करिए, रो करते जाइए। बिफोर एंड आफ्टर मेजरमेंट कैसे होगा? दैट इज द ओनली सिचुएशन। हाउ वुड अ पेशेंट नो दैट यू हैव क्लीन द आर्टरी? तो हमारे पास वो डायग्नोस्टिक्स नहीं है। हम्म। तो जी। जब हम सिम्टोमेटिक स्टडी करेंगे किसी भी डिजीज की और उसके वाइटल्स और सारे एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे, तब हमें वो हम्म। टेस्ट पता चलेंगे जिन टेस्ट से ये प्रूव होता है कि ये पेशेंट का ब्लॉकेज घट गया है। अगर फिर से वो जी। उसकी वेन काट कर ही टेस्ट करना है हम्म। तो जरूरत ही नहीं है। तो बीमारी प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी का सॉल्यूशन प्रॉब्लम है। येस्टरडे वॉज अ वेरी वेरी डिवाइन डे। मैं कह रहा हूं ना, मैं 7 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। 7 साल में मुझे पहली बार ये 3 बीज मंत्रों पर ध्यान गया। तो कुछ चीजें तो ऐसी हो रही हैं विच आर वेरी वेरी डिफरेंट। व्हाई इट इज हैपनिंग आई डोंट नो, मतलब इन फ्यूचर वो रोल प्ले पता चलेगा कि ये चीजें हमें कब पता चल रही हैं, क्यों पता चल रही हैं, ऑल दैट। और वो पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे अपने घर के ही इतने सारे रिलेशन चले गए। तो सो ऑल दैट इज देयर। बट आई एम सेइंग कि ये चीज अब निकल रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो जी। बहुत तेजी से काम करेगा। अब आ गए सेकेंड स्टेज में जहां पर कि कफ और पित्त हो गया। अच्छा, इसमें एक पार्ट और रह गया। जब मैं कफ की बात कर रहा हूं, कफ किससे कनेक्टेड है? वाटर से। वाटर हम्म। से कनेक्टेड क्या है? आपके टेस्ट, आपके हम्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम्म। ठीक है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद, ये आपके आंखों में पानी होता है हम्म। जी। तो वाटर इन द आईज। जहां जहां वाटर एलिमेंट है वहां वहां हम्म। पर क्लॉगिंग शुरू हो गई बिकॉज ऑफ कफ, कुपित। हम्म। क्लॉगिंग शुरू हुई,
तो टेस्ट और उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। हम्म। आंखों में मोतियाबिंद आना शुरू हो गया। यू स्टार्ट लूजिंग विजन। विजन। जी। तो हमारे वहां पर क्या दे रखा था? धूम्रलोचन। हम्म। धूम्रलोचन का मतलब क्या हो गया? धूम्र नेत्र। हम्म। जिसके नेत्र जो हैं वो ऐसे हैं जैसे धुआं हो। तो जी। नेत्र धुएं जैसे कैसे किसके दिखते हैं? कैटराइट के पेशेंट के, ब्लर्ड विजन वाले के। तो वो धूम्रलोचन में वहां पर श्रु बीज दे रखा है। दे तो हुंकार वाला बीज दे रखा है, हुम लिखा हुआ है। और जब मैंने जी। इसको स्टडी करा था तो ये हुम नहीं था, ये श्रु था। शुरू, हम्म। शुरू, शुरू, ऐसे करके। तो जब हम्म। आप इस तरह से इसको करते हैं तो आपका जोर जो है वो आंखों पे जाना शुरू होता है। और जब आप लगातार इस बीज मंत्र से आंखों की क्लीनिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि आंखों का विजन इंप्रूव होना शुरू हो गया। आजकल देखते हैं कैसे बड़े क्लीनिंग बड़े करते बच्चों हैं? के चश्मा लग जाता है। जी सर, कैसे क्लीनिंग करते हैं? मतलब जैसे नॉर्मल क्लीनिंग करते फिर इस सब मंत्र अब का वो एनर्जी। नॉर्मल है। आपको हम्म। सिर्फ जो है जब किसी की आंखों की क्लीनिंग करें तो धूम्र हम्म। लोचन का ध्यान करें। मतलब धूम्र, हम्म। धूम्र नेत्र मान लीजिए इसे थोड़ी देर के लिए। धूम जी। नेत्र, नेत्र और महालक्ष्मी। हम्म। तो ये स्टोरी आप पूरा मतलब बताए थे कि देवी ने सिर्फ रूम का और धूम्रलोचन को। उसमें लिखा ही ये है। जी। आप आप पढ़ेंगे बताए थे। धूम्रलोचन के वध में पूरे चैप्टर में हुंकार ही है। ये, हाँ, देवी ने मुझे कहा याद कि है, आप बताए वो जो है थे। हुंकार करिए। हाँ। तो अब आपने क्या हम्म। करा, यहाँ पे लिखा धूम्र नेत्र। लोचन आइस के लिए टर्म यूज होता है। तो हम्म। मैं इसको दोनों लिख देता हूं यहाँ पर, धूम्र लोचन। इसके अल्फाबेट्स कौन से हो गए? ध, व, म, र, न, य, त। ये धूम्र नेत्र के वो हो गए। धूम्र लोचन के कौन से हो गए? ध, व, म, र, ल, व, च, न। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं थोड़ी देर के लिए तो मेरे पास हम्म। जो अल्फाबेट्स हो गए वो कौन से हो गए? ध, व, म, र। ये तो कॉमन ही हो गए। फिर हम्म। ऊपर में आ गया ल। व जो है वो कट गया तो व आ गया च, न। नीचे गए तो न कॉमन हो गया। य और त। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। और इसके साथ साथ महालक्ष्मी डाल देते हैं। तो महालक्ष्मी डालने से म हट गया, ल हट गया, ल, श, क्ष, म। हाँ। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रा है तो लशक्ष्मरी। तो व, नहीं ये तो यह हो गया, यह लगा दिया। त, व, तो व, र भी हो गया। च, न,
न यह भी हो गया। च न ध। च को मैं लिख देता हूँ इसमें एक अल्फाबेट अपनी तरफ से, अंश। ध न। हाँ, ठीक है। अब ये बन गया अंश धन त्वय लक्ष्मीरी। जी। इसको स्कैन कीजिए और स्कैन करके इसकी एनर्जी को अपनी आंखों में डालकर देखिए कि ये क्या फर्क करती है। मेरे में डालिए, मेरे को आई साइट की बड़ी दिक्कत होती है। और उसको जो है क्लीन करके देखिए कि कितना जो है। और धूम्र हम्म। लोचन का ध्यान करना है आपने, और महालक्ष्मी का ध्यान करना है। और मन में ये भाव रखना है हम्म। कि धूम्रलोचन, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका नाम महालक्ष्मी के साथ में एसोसिएटेड है। सच में। जी। ऐसे करके उस इमोशन से आंखों को क्लीन करना है, करके देखिए। जी सर। तो हम्म एक तो बड़ा यूनिक सा आज पार्ट हुआ। जैसे ही आपने क्लीनिंग शुरू करा, मेरे राइट पैर का जो अंगूठा जो था, पैर का अंगूठा, उसमें एक पॉइंट पर ऐसा हुआ हम्म। जैसे कोई सुई चुभा रहा हो बहुत जोर जोर से। एंड विच वॉज समवॉट, अगर मैं अपने अंगूठे में आईज को प्रॉम्प्ट करूं, तो जिस पॉइंट पर हम्म। वो आईज आती हैं, उस पॉइंट जी। पर एकदम से जो है कोई प्रिक कर रहा था। वो प्रिक होता रहा, बड़ा तेज सा पेन हुआ, मेरा ध्यान उधर की तरफ गया।
फिर धीरे धीरे जो है, मतलब आपने मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट वो ही क्लीनिंग करी, हम्म। तो वो जी। जो है वो धीरे 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 करके वो सबसाइड होने लगा। फिर वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया। और आंखें तो मेरी थोड़ी देर खुल ही नहीं रही थी। और मैं मन में भी यही ध्यान कर रहा था कि धूम्रलोचन, आप बहुत अच्छे हो कि जब कभी आपका नाम आता है तो महालक्ष्मी के साथ में आपका नाम जुड़ता है, तो ये बड़ा यूनिक वो है कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे करके मैं ध्यान कर रहा था, तो समथिंग वाज देयर विच वाज वेरी वेरी यूनिक। अब आंखों के हिसाब से तो इट लुक्स मोर ब्राइटर। चश्मा हटाकर भी, हम्म। हाँ, इट लुक्स मोर ब्राइटर। तो ये कितने दिन मतलब जैसे करना है? आई। सॉरी, हाँ। हम्म। हाँ मतलब जैसे आई ओपन होता है क्लास लाइट जलाने पर, वैसे ही मतलब लगा था, हाँ, ऐसे मुझे तो लगा। इट लुक्स मच ब्राइटर। और हम्म, आपने क्या स्कैन करके ऑब्जर्व करा? Like the rays are rotating, like and they are increasing in size, like that way the lights are coming. हम्म। That. राइट। अंच धन त्वय लक्ष्मी। अंच धन त्वय लक्ष्मी। अच्छा, इसको मैं वो कर दूं जो, अगर अंश धन त्वय ल शुरू, इस वाले बीज मंत्र से और देखिए जरा। जी। इसका एनर्जी मोर फोकस्ड है। हाँ, वो एकदम से मतलब मुझे ऐसा आया कि शुरू बीज डालो इसमें, तो शुरू डालने से जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से वो होगा। अंच धन त्वमय लशक शुरू। अंच धन त्वमय लशक शुरू। आप जरा आंख बंद करके फोकस करिए अपनी आंखों के ऊपर। अंच धन त्वमय लशक शुरू। अंच धन त्वमय लशक शुरू। अंच तन धन त्वमय लशक शुरू। अंच 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 धन त्वमय लशक शुरू। और अपने ध्यान को ग्रेटिट्यूड करेंगे धूम्रलोचन का, महालक्ष्मी का, और किस प्रकार मेरे नेत्र अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को देखने के लिए जब जब उसमें व्यवधान आता है, तब तब मेरी आंखों के रोग उत्पन्न होते हैं। धूम्रलोचन या धूम्र नेत्र का ध्यान करके महालक्ष्मी के उनके संबंध को देखते हुए अपने नेत्रों को इस बीज मंत्र से जागृत करेंगे।
जी सर। अब हम क्या करेंगे इसके साथ में जो है, अब मैं इसके साथ में जो है वो, अब मैं इसके साथ में जोड़ देता हूं वात पित्त कफ के बीज मंत्र। ण, हम्म। प, त, व, य, श्री। ये वात के लिए। प, ज, लशक्ष्वरी, ओज के लिए। और और ज्ञ, प, त, जन, क्षी। सो फिर से करेंगे इस वाले बीज मंत्र का इन तीन बीज मंत्रों से कंबाइंड करके, धूम्रलेचन और महालक्ष्मी को ध्यान करते हुए हम्म। अपने नेत्रों में से प्राण, ओज और तेज को जागृत करेंगे, और वायु, जल और अग्नि की प्योर स्टेट को इन्वोक करेंगे अपने भीतर। प्योर स्टेट मतलब प्राण, ओज और तेज। हम्म। अब इसके साथ फिर से कीजिए एक बार, सेम प्रोसेस रिपीट। एक बार स्कैन करके देखिए और दूसरी बार मेरे आंखों में वो एनर्जी को डालकर देखिए। जी।
जी सर। हम्म। क्वाइट डीप। क्या आपने ऑब्जर्व करा स्कैनिंग करके? मतलब वो उस टाइम जैसे फीडबैक लिखा था अभी, मतलब आईज में भी वैसे ही फील हो रहा है, पूरा सॉफ्ट स्मूथ लाइक बेबी सॉफ्ट, एंड एवरीथिंग आर सेटलिंग डाउन लाइक दैट वे, like something from the head is calming and whole body and all that. हम्म। सिमिलर सी फीलिंग मेरे को आई थी। आई वॉज वेरी काम। पहले मुझे लगा आप बोल क्यों नहीं रहे, इतनी देर हो गई। फिर मुझे लगा नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। फिर मैं रुका रहा, सांस मेरी बहुत स्मूथ हो गई। तो हम्म। मेरा एकदम से जब ध्यान गया तो मैंने, मतलब मेरे को कैसे वो दिखा कि जैसे मैंने नेत्र को टारगेट करा। तो हम्म। मैं जैसे लिखता हूँ ना नेत्र, तो नेत्र से मेरी टर्म आई थी न और त्र। तो मेरे को जो है, जब एक तो ये वाला पार्ट दिखता था हमेशा नक्षत्र करके, जी। मंत्र करूंगा तो म और नत्र आएगा, यंत्र करूंगा तो य और नत्र आएगा, तंत्र करूंगा तो ता और नत्र आएगा। ये मेरा नॉलेज बेस था अभी तक। आज जब हम्म। मैंने ये वाला करा तो मुझे जो है वो न्यत्र करके दिखा। और न्यत्र को जो हम्म। हाईलाइट करा वो यंत्र के तौर पे करा। ये आज पहली बार इस तरह से हुआ। ये पहले नहीं हुआ था कभी। और एक चीज क्या दिखी थी, और ये यंत्र, मंत्र और तंत्र, इनके अल्फाबेट्स को कंबाइंड करके मेरा जो बना वो बना म य न त्र। ऐसे करके कुछ मुझे पता चला था। मैं इसको देखना पड़ेगा, वो नेक्स्ट उसमें कुछ देखेंगे, बट ये ऐसा करके कुछ आया था। मतलब एक, जैसे आप हीलिंग कर रहे थे तो उतनी देर एक कांस्टेंट कुछ डाउनलोड भी चल रहा था। और अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छा कनेक्शन था। बट ये देखिए ना, ये कितना अच्छा पार्ट हो गया कि हमारे को ये पता चल रहा है कि हमारे को रोग, और रोग का साथ में कोई डाइटी, उस डाइटी हम्म। के साथ में जो है जो भी एसोसिएटेड है, जैसे हम नेत्र के लिए हम्म। धूम्रलोचन है, तो जी। धूम्रलोचन और महालक्ष्मी, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद में फिर जो है उसको वात पित्त कफ के बीज मंत्र से हम्म। ब्लेंड कर दिया। तो जो जी। इम्पैक्ट है वो हम्म। इम्पैक्ट डीप रूटेड है बहुत। तो अगर 2 से 3 मिनट लगा के आप किसी भी व्यक्ति के आंखों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज, ऐसे करके तमाम बॉडी पार्ट्स में जहां जहां कोई भी ब्लॉकेज हो रही है वो हम्म। क्लीन हो रही है, तो ये एक बहुत डिवाइन वो है, ब्लेसिंग। इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। अच्छा है। तो हमारा वात हो गया, पित्त हो गया, पित्त और कफ भी हो हम्म। गया। अच्छा, ये वाला पार्ट तो हमने पूरा कर लिया। इसमें जो पार्ट मैं बताना चाह रहा था वो हम्म। डिटेल और शेयर कर दो एक सेकंड। इसमें पेज 216 पे असाध्य रोगों के लक्षण लिखे हुए हैं।
हम्म। असाध्य जी। रोगों के लक्षण में महारोग किसको कहते हैं? वात रोग, प्रमेह, वात रोग, प्रमेह, कोढ़, बवासीर, पथरी, मूल गर्भ, भगंदर, उदर ज्वर रोग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को महारोग कहते हैं। जी। वात रोग हम डिस्कस कर चुके। प्रमेह जो है उसका हम्म। एक स्पेशल केस होता है मधुमेह। हम्म। कोढ़ स्किन के लिए हो गया, बवासीर पाइल्स को कहते हैं, पथरी किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, इन दोनों को कहते हैं। हम्म। मूल गर्भ प्रेगनेंसी की डोमेन में आता है। भगंदर फिशर को कहते हैं। और उदर जर रोग मतलब किसी भी तरीके का फीवर। हम्म। ठीक। उदर पेट के लिए होता है तो पेट के फीवर। हम्म। तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी फीवर होते हैं वो सबसे क्रोनिक माने गए हैं इन टर्म्स ऑफ हम्म। डिजीज। ज्वर, जिस ज्वर रोगी की जीभ खड़दरी, नीली पीली हो जाए, श्वास की वायु अत्यंत गर्म हो, शरीर के रोए खड़े हों, नेत्र नीले लाल और पीले हों, कंठ में कफ घर घर रहे, वह रोगी निश्चय ही मर जाएगा। तो ये अरिष्ट लक्षण हो गए इसके। तो जी। जब कभी आपके सामने कोई ऐसा रोगी आए, अब यहां पर क्या हम्म। लिखा हुआ है? जी। जीभ खड़दरी हो, पहला। हम्म। दूसरा, इसका कलर जो है वो नीला पीला हो जाए। श्वास जो है वो गर्म हो। जो भी शरीर के रोए हैं वो हम्म। खड़े हो जाएं। और नेत्र भी जो हैं वो लाल नीले पीले हो जाएं। और कंठ में कफ हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी पेशेंट आपकी जानकारी में आता है, आयुर्वेद हम्म। में जी। ऐसे पेशेंट को टच करना मना है। मना क्यों है? हम्म। क्योंकि उससे वैद्य का नाम खराब होता है। हम उस जी। सिचुएशन में सबसे पहले हम्म। उसके गायत्री महामृत्युंजय मंत्र जो है हमारा, जी। उससे ट्रीट करेंगे। गायत्री महामृत्युंजय के बाद वात पित्त कफ के जो बीज मंत्र हैं उससे ट्रीट करेंगे। हम्म। और सिर्फ क्लीनिंग करेंगे, हीलिंग नहीं करेंगे। और कम से कम दिन में 5 बार करेंगे।
क्लीनिंग भी 5 से 7 बार। हीलिंग नहीं करेंगे मतलब, तो फिर मंत्र का एनर्जी कैसे मंत्र देंगे? का एनर्जी भी क्लीन करने में यूज करेंगे। ओनली। हाँ, जैसे आप साबुन उठाकर कपड़ा साफ करते हो, झाड़ू हम्म। उठाकर डस्टिंग करते हो, या कपड़े से दीवारों और उसके हिसाब से डस्टिंग करते हो, उसी तरह से हम्म। मंत्र को उठा के डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, ऐसे 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 झाड़ हम्म। झाड़ के जैसे वो सारी चीजें हम्म। बाहर निकाली जा रही हैं। तो अब क्या है, आपकी अटेंशन कैसी होनी चाहिए? पहली अटेंशन जीभ पर जाए। हम्म। जीभ पर आपने जब क्लीनिंग करी जी। तो लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्शन आ गया, कफ हम्म। से कनेक्शन हो गया, उन हम्म। सबको आपने क्लीन कर दिया। जी। पहला पार्ट हो गया। जीभ जो है वो नीला पीला कलर हम्म। सिम्टोमेटिकली जैसे ही पता चला, तो जब आपने हीलिंग करी तो आपने एक हम्म। पैरामीटर बना दिया कि क्या जीभ अभी भी खरदरी लग रही है आफ्टर 3 डेज ऑफ हीलिंग। 3 दिन जी। तक तो आप हील करते रहे। ऑब्जर्व करने के लिए आपने बोला कि जीभ का कलर देखो, क्या वो नीले पीले से कोई चेंज हुआ है, यस और नो। हम्म। श्वास जो है वो गर्म आ रही है। हम्म। ठीक। तो आपने जब क्लीनिंग करी, अब श्वास आ गया जी। आपका थ्रोट चक्रा। सेम हम्म। वात पित्त कफ के मंत्र गायत्री महामृत्युंजय के तौर पे वो। और जब क्लीनिंग। आपने श्वास को क्लीन करना शुरू करा, हेड नेक और टेल हम्म। के तौर पे, फ्रंटल कॉर्टेक्स, और जब लिम्फेटिक सिस्टम करेंगे ऊपर, तो ब्रेन के भी सारे पार्ट्स को जो है इमेजिन करते हुए हम्म। एक साथ क्लीन करते जा रहे हैं। तो ऊपर से कफ क्लीन करा, गले से हम्म। वायु क्लीन करी, हम्म। ठीक है, और हम्म। जो गले से कफ भी क्लीन हो गया, और नेत्र लाल नीले पीले हो रहे होंगे तो नेत्रों को, हम्म। नेत्रों का मतलब वो फायर हो गया, तो हाँ जी। स्काई एयर फायर वाटर अर्थ ऐसे करके, वो स्काई और अर्थ की हीलिंग नहीं होती है, बाकी तीनों डोमेन की क्लीनिंग होती है। तो जब आप तीनों हम्म। डोमेन की एक साथ इन दोनों से क्लीनिंग करना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड कि जी। 3 दिन 5 दिन के अंदर वो सिम्टोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जब भी इस तरीके की किसी पेशेंट की हीलिंग क्लीनिंग करें, मेक इट हम्म। श्योर दैट यू डू इट ओनली ऑन अ जूम कॉल, नथिंग एल्स। जी। हम ये नहीं कह रहे कि हम हम्म। पेशेंट से या उसके जानकारों से कोई पैसे ले रहे हैं या कोई भी पार्ट है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज हम्म। वी शुड हैव अ रिकॉर्ड। हमने एक दफे आरती के पास में एक पेशेंट आया था, वी वर नॉट श्योर कि वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा, बट उसने बोला हम्म। कि मेरा जो है वो गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। तो हमने उसकी 24 घंटे में, मतलब आज सुबह हम्म। 8 बजे से शुरू करा, और अगले दिन 8 बजे तक हमने उसकी शायद जी। 11 या 12 हीलिंग करी होंगी। हम्म। पहली हीलिंग में उसके साथ में एक अटेंडेंट था जो ये बोल रहा था कि उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है, और जी। दूसरे दिन वो खुद ही अपने बारे में बता रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, बकायदा वीडियो पे रिकॉर्डेड है। हम्म। हर सेशन को जी। हमने ऐसे रिकॉर्ड करके उसको रखा अपने यूट्यूब चैनल के हिसाब से, बिकॉज हमें ये तो पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कितना इफेक्ट है। कभी भी हमें ये नहीं क्लेम करना है कि पेशेंट बच ही जाएगा, पेशेंट बचे मरे वो हमारा क्राइटेरिया नहीं हम्म। है सोचने का। सिम्टम्स में जी। हम कितना चेंज ला सकते हैं, वी शुड ओनली स्पीक ऑन दैट। क्योंकि हीलर के हाथ में जन्म और मृत्यु नहीं होता है। हम्म। जी। रोगी को आराम आया वो उसके हाथ में होता है। हम्म। और जब मैं दैव विपाश्रय चिकित्सा बोलता हूं, विच मीन्स दैव विपाश्रय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा का कॉम्बो। हम्म। जी। मंत्र चिकित्सा इन तीनों जगह काम करती है, और ये कॉम्बो ही है। इसको एक पार्ट कहकर जो है वो एक अनजस्टिफाइड सा वो बैठता है। उसमें 16 हम्म। पैरामीटर्स ऑफ स्टडी होता है, सो दैट वे। अब हमने ये ज्वर के हिसाब से गए, तो जिस ज्वर के रोगी की जीभ खड़द रही है हम कर चुके, जिस रोगी के मुंह में जल्दी जल्दी सांस आए, दांतों की पंक्ति काली हो जाए, आंखें ठहर जाए एवं शरीर में जोर आ जाए, वह रोगी नहीं जीता। जिस ज्वर रोगी के मुंह से रक्त गिरे,
जिसके सिर में दर्द हो, जिसे भीतर से गर्मी और बाहर से शीत लगे, वह रोगी मर जाएगा। जिस ज्वर रोगी को मोह हो, किसी तरीके का होश ना हो, बाहर सर्दी और भीतर गर्मी लगे, ऐसा रोगी मर जाएगा। जिस ज्वर रोगी के रोए खड़े हो, हृदय में दारुण शूल यानी भयानक दर्द हो, मुंह में निरंतर ऊंचे सांस लेता हो, वह रोगी मर जाएगा। जो ज्वर रोगी हिचकी और सांस से पीड़ित हो, जिसकी आंखें भ्रमती हो, जो शरीर से क्षीण हो गया हो और ऊंची सांस लेता हो, वह रोगी मर जाएगा। जिस ज्वर रोगी के नेत्र धुएं के से रंग के हों, जिसे होश ना हो, जिसके रक्त और मांस क्षीण हो गए हों, एवं जिसे अत्यंत तंद्रा हो, वह रोगी मर जाएगा। जिस प्रकार रोगी को बहुत ही वमन होता हो, आंखों से जल गिरता हो, अरुचि हो, भीतर आग सी लग रही हो, जीभ काली हो गई हो, वह रोगी मर जाएगा। जिस रोगी को सवेरे ही बुखार चढ़े, बुखार के साथ जबरदस्त सूखी खांसी हो, बल और मांस क्षीण हो जाए, उस रोगी को मरे हुए के समान ही समझो। जिस कफ ज्वर वाले मनुष्य के मुंह से सवेरे के समय अत्यंत पसीना गिरे, उसका जीना कठिन है। जो ज्वर बहुत से प्रबल कारणों से उत्पन्न हुआ हो, जिसमें ज्वर के संपूर्ण लक्षण मिलते हो, वह ज्वर प्राण हरण करता है। जो ज्वर पैदा होते ही और चिकित्सा करते करते ही इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर दे, अर्थात अंधा बहरा गूंगा आदि कर दे, उसे असाध्य समझना चाहिए। जो रोगी ज्वर से क्षीण हो गया हो अथवा जिसके शरीर में सूजन आ गई हो, वह रोगी शायद ही बचे, क्योंकि यह असाध्य लक्षण है। जो ज्वर प्रकट होते ही विषम हो जाए, जो ज्वर बहुत दिनों से आया करे और दुबले रूखे शरीर वाले को गंभीर ज्वर हो, तो मृत्यु समझो। जो रोगी मूर्छित होकर मोह को प्राप्त हो, गिरकर उस जिससे उठा ना जाए, पड़ा ही रहे, एवं बाहर सर्दी और भीतर गर्मी लगे, वह रोगी मर जाता है। ठीक है जी। जितने भी ये जी। सिम्टम्स हैं, इन हम्म। सबको एक, जैसे मैंने ये सामने लिखा है, ऐसे ही सीक्वेंशियली लिख लीजिए। फिर उसको लिखने के बाद उन सारे सिम्टम को स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ ऐसे डिवाइड कर लीजिए। भाई श्वास से रिलेटेड है, तो एयर एलिमेंट वाला पार्ट हम्म। हो गया। जी। तो ऐसे करके सारे सिम्टम्स बाइफरगेट कर लीजिए। जब आप बाइफरगेट कर लें, आपकी कैपेबिलिटी इस बात से पता चलती है कि आप कौन से पार्ट को टच करते हो, कि इंस्टेंट एक बीमारी का सिरा ही आपने पकड़ लिया। जी। हम्म। तो आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आपके पास गायत्री, महामृत्युंजय और वात पित्त कफ है। बाय जी। डिफॉल्ट ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हेड हम्म। रीजन क्लीन करना है। बट यू सेड हेड रीजन इज द स्काई एलिमेंट, बट आप बोले कि स्काई एंड अर्थ एलिमेंट को क्लीन नहीं किया जाता। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, चीजें मिक्स हो रही हैं। तो फिर मैं ये कह रहा था क्या? कि हम्म। जो वात पित्त कफ का जो स्ट्रक्चर जो है, उसमें स्काई हम्म। और अर्थ नहीं आता है। नो। ठीक है। हम्म। लेकिन और हम्म। हेड रीजन जो है वो स्काई एलिमेंट ही होता है, बाय डिफॉल्ट वो स्काई एलिमेंट होता है। हम्म। जी। कफ लेकिन कहां पर होता है? हेड रीजन के अंदर। हम्म। जी। अब कफ को कैसे समझेंगे? आसमान में बादल आ गए, बारिश हो गई, हम्म। तो आसमान तो हेड रीजन ही रहा। कफ जी। वाटर एलिमेंट है, तो हम्म। बादलों की वजह से आसमान में बारिश हुई, लेकिन पानी गिरकर नीचे कहाँ आया? ऊपर से नीचे ही आया ना, जी। नीचे से हम्म। ऊपर नहीं गया। नो। तो जब ये जितने रोगी जिनके ये लक्षण लिखे हुए हैं कि ये नहीं हम्म। बचेंगे, हम्म। उस सिचुएशन के लिए मैं आपको एक प्रोटोकॉल समझा रहा हूं। आपके पास गायत्री, महामृत्युंजय वाला बीज मंत्र है, आपके पास वात जी। पित्त कफ के बीज मंत्र है, महालक्ष्मी हम्म। के तौर पे ध्यान करा, व्यक्ति को हम्म। मदर्स वूम के अंदर प्लेस करा, जी। और इससे जब हीलिंग करनी शुरू करी, तो सबसे पहले हेड रीजन की हीलिंग क्लीनिंग करी, फिर नेक रीजन की हम्म। करी, फिर बाकी बिलो नेक रीजन की हीलिंग क्लीनिंग कीजिए। हम्म। ये मैं टेस्टेड नुस्खा बता रहा हूं आपको, जी। क्योंकि ये जितने भी अरिष्ट लक्षण हैं, ये उनके लिए हैं जो इस बात से कैलकुलेट कर रहे हैं कि दवाई इतना टाइम लेती है। तो अगर मैं मिनिमम दवाई भी इस व्यक्ति को दूंगा, सबसे पहले हम्म। कौन सी दवाई दूंगा? वो दवाई भी हम्म। 6-8 घंटे जो है अपना टाइम,
टाइम लेगी। हम्म। जब मैं एक दवाई हम्म। दूंगा तो एक पार्ट ठीक होगा, एक पार्ट गड़बड़ होगा। जी। तो जब ये लोग अपना ऑर्डर देखते हैं तो इनके हिसाब से इस रोगी को टच नहीं करना चाहिए, उससे नाम खराब होता है। हम्म। मैंने तो सबसे ज्यादा जो है, जो असाध्य रोगी थे उन्हीं पर ही काम करा। एंड बाय डिफॉल्ट पेशेंट को अच्छा लगे, इसके लिए हम्म। पेशेंट की कोर जो कॉजल बॉडी है, उसका ब्रेन, हम्म। उसको हील हम्म। करना है। जी। तो हेड रीजन की हीलिंग करनी है, कॉजल डिजाइन की हीलिंग करनी है। कॉजल डिजाइन में क्या आ गया? मन, आत्मा, काल, दिशा और मूलाधार चक्र। जी। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ क्लीनिंग करते आएंगे, और हम्म। जितना भी नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब कि जिसको क्या कहेंगे हम, इसके लिए टर्म है ना, टॉक्सिन्स। हम्म। जी। इसके लिए टर्म है टॉक्सिन्स। तो जब आप हम्म। ब्रेन को क्लीन करेंगे, तो जितने भी हम्म। टॉक्सिन्स हैं उसमें ये रिक्वेस्ट डालेंगे कि वो टॉक्सिन्स जो हैं वो हेड रीजन से आंख, जी। नाक, कान, गला, ऐसे करके नीचे होते हुए एक्सक्रीटरी हम्म। सिस्टम से शरीर के बाहर निकल जाए। जी। तो जब आप इस तरह से उस व्यक्ति की हीलिंग क्लीनिंग करेंगे, तो क्रोनिक से हम्म। क्रोनिक पेशेंट को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब आप क्रोनिक पेशेंट को बेसिक डोमेन में क्लीन कर देते हैं, तब उसको हम्म। एलोपैथी वाला, आयुर्वेद वाला, होम्योपैथी वाला जो भी दवाई देगा, वो उसके शरीर को लगनी हम्म। शुरू हो जाएगी। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। ऐसे करके जब आप ये एस्पेक्ट देखेंगे, तब जो है ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएगा। जी। ठीक है ना? बाकी जो हम्म। डिजीजेज हैं वो शाम को करेंगे। हम्म। जी। ठीक है जी। नमस्ते। राइट जी। जी, थैंक यू सो मच। और वो नमस्ते। हीलिंग फीडबैक वगैरह हम्म। जो है वो डाल दीजिएगा, अपना भी और जी। मेरा भी। हम्म। जी। ठीक है जी, राइट जी, थैंक यू। थैंक यू।